सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू में आयोजित कृषि उद्योग शिक्षा जगत और किसानों का सम्मेलन 2026 का हुआ शुभारंभ। लंका पुलिस ने 25,000 रुपए के 2 इनामी शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोने व चांदी के जेवर किए बरामद। वाराणसी पहुंचे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान ने कहा, यूपी के आगामी चुनाव में सभी 403 सीटों पर लोजपा लड़ेगी चुनाव। और अक्षय तृतीया पर श्री विश्वेश्वर के लिए शीतलता प्रदान करने हेतु की जाएगी फव्वारे की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। लंका पुलिस ने 25,000 रुपए के 2 इनामी शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में सोने व चांदी के जेवर बरामद किए हैं। लंका पुलिस ने 25,000 रुपए के 2 इनामी शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से भारी मात्रा में सोने व चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए शातिर चोर पहले रेकी करते थे और खाली पड़े मकान को अपना निशाना बनाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी बंद पड़े मकान को अपना निशाना बनाते थे और शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया कि 5 अप्रैल को लंका थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और पीड़ित पक्ष ने बताया था कि पूरा परिवार अपने पैतृक गांव बिहार के रोहतास गया था। उन्होंने बताया कि परिवार जब 4 मार्च को गायत्री नगर स्थित अपने मकान पर वापस आया तो मेन गेट का ताला बंद था, लेकिन अंदर के सारे गेट के ताले खुले हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चोरों ने कमरे में रखे अलमारी व बक्से तोड़कर पुश्तैनी, गहने और कपड़े चोरी कर लिए थे। एसीपी भेलुपुर ने बताया कि इस मामले का खुलासा करने के लिए लंका थाने पर एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस टीम को यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को काशीपुरम कॉलोनी के पास से लंका पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्त बजरिया इलाके के रहने वाले हैं और शातिर किस्म के चोर हैं। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। एसीपी भेलुपुर के मुताबिक आरोपियों के ऊपर पहले से ही लोता और भेलुपुर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही लंका थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें धारा की बढ़ोतरी की गई है। आरोपियों के पास से हार, मंगलसूत्र, कंगन, कान की बाली, झुमका, लॉकेट समेत 40 लाख रुपए के सोने व चांदी के गहने बरामद हुए हैं। प्रभारी लंका के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है कि इसमें 100% बरामदगी करते हुए लगभग 40 लाख से भी अधिक के जेवरात थे उनके, जो पुश्तैनी जेवरात थे, चोरी हो गए थे। पूरे 100% माल को रिकवर कर लिया गया टीम के द्वारा। और ये दोनों 25,000 के इनामिया भी थे, जो दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोहम्मद सारिक जमाल अंसारी और दूसरा रियाज अकरम, दोनों थाना क्षेत्र भेलुपुर के रहने वाले हैं और फेरी का काम करते थे। फेरी लगाते वक्त ही इन्होंने ट्रेस किया था कि इस घर में ताला लगा हुआ है, तो अगले दिन जाके इन्होंने चोरी की थी। इसमें 250 से अधिक कुल सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया था। चूँकि घटना का दिनांक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि 31 से 4 के बीच चोरी कब हुई है, तो 250 सीसीटीवी फुटेज को पूरी टीम ने खंगाला। बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 100% बरामदगी और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय द्वारा 25,000 का अलग से इनाम इस टीम को भी दिया गया है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान वाराणसी पहुंचे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, आगामी चुनाव में सभी 403 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे के तहत शनिवार को वाराणसी पहुंचे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोजपा जातिवादी राजनीति नहीं करती, वह सदैव विकास और लोक कल्याण की बात करती है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के तुष्टीकरण की राजनीति ने प्रदेश का नुकसान किया। उन्होंने कहा कि यूपी के आगामी 2027 के चुनाव में सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोगों से रामविलास पासवान की नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर वोट मांगेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रशांत कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट को स्नातक एमएलसी का प्रभारी भी घोषित किया। हमारी पार्टी और हमारे नेता का उत्तर प्रदेश में जनाधार है। 2027 में जिस मिशन को हम लेके चल रहे हैं, जैसे पीटीए के नेता कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब ये आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ना आरक्षण खतरे में है, ना संविधान खतरे में है। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, हम सबके नेता, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब की है, कोई माई का लाल पैदा नहीं धरती पे कि आरक्षण और संविधान को छू लिया। बीएचयू में आयोजित कृषि उद्योग शिक्षा जगत और किसानों का सम्मेलन 2026 का शुभारंभ हुआ।
कृषि विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि उद्योग शिक्षा जगत और किसानों का सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी द्वारा विधिवत किया गया। यह सम्मेलन कृषि उद्योग और शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा किसानों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में कृषि को केवल पारंपरिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक सशक्त उद्योग के रूप में विकसित करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वे शोध और नवाचार को सीधे किसानों तक पहुंचाएं ताकि कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके। सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट धनंजय कुमार ओझा ने गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, ग्रांट्स एवं कृषि उद्योग विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका लाभ तभी प्रभावी रूप से मिल सकता है जब किसानों को इनकी सही और समय पर जानकारी हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान को और अधिक व्यापक और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण स्तर पर नियमित जागरूकता शिविर आयोजित किया जाए, जिससे किसानों को विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और अनुदानों की पूरी जानकारी मिल सके। उनका कहना था कि FPOS के माध्यम से छोटे और सीमांत किसान एकजुट होकर अपनी उत्पादकता और बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। धनंजय कुमार ओझा ने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और MSME को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई तकनीकी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नवाचार आधारित व्यवसाय मॉडल के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। इसमें न केवल किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और किसानों के बीच विभिन्न सत्रों में गहन चर्चा हुई, जिसमें आधुनिक खेती की तकनीक, जैविक कृषि, मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने के उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, शोधार्थियों, उद्यमियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन न केवल ज्ञान साझा करने का मंच बना, बल्कि कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं और सहयोग के अवसर को भी सामने लाया। अंत में अपने संबोधन में धनंजय कुमार ओझा ने कहा, जब किसान सशक्त होगा तभी भारत आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। खेती को उद्योग से जोड़ना ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन कृषि, शिक्षा और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य करेगा और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये 2 दिनों का प्रोग्राम इंडस्ट्री, एकेडमिया और फार्मर सम्मेलन है और इसमें करीब 500 किसान और करीब 40-50 से हमारी इंडस्ट्री की एग्जीबिशन लगा हुआ है। पर्पज इसका ये है कि हम अच्छी तकनीकों को कैसे हमारे किसान ले सकें और साथ साथ हम तीनों लोग बैठ के चर्चा करें कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण हम कैसे भविष्य में करें। तो किसान भी इसके भागीदारी होंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे और जो तकनीकें हमारे पास हैं, इंडस्ट्री के पास है, वो किसानों के पास जाएगी और जो हमारी जो तकनीकें हैं विश्वविद्यालय स्तर की, वो भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि इंडस्ट्री किसानों के फायदे के लिए ले जाए और इंडस्ट्री की जो परिपक्व तकनीक है वो किसान ले जाए। तो ये 3 विभागों का सम्मेलन है और इससे बड़ा फायदा होगा आने वाले, क्योंकि देखिए मुगलसराय में रेलवे का फैसला लोगों के लिए समस्या का विषय बन गया है। रास्ता बंद होने से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सिकटिया परशुरामपुर क्षेत्र में रेलवे द्वारा एक पुराने मार्ग को अचानक बंद किए जाने से हजारों ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया। इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी और DRM से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग वर्षों से करीब 1000 से 1500 घरों के लिए मुख्य आवागमन का साधन था। बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ता बंद किए जाने से स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवाओं का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने
इसे जन विरोधी फैसला बताते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन ने बिना संवाद के ऐसा कदम उठाकर आम जनता को संकट में डाल दिया है। वहीं सत्यनारायण राजभर और पूर्व चेयरमैन मुसाफिर चौहान ने भी जनहित में मार्ग को तत्काल बहाल करने की मांग की। समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल मोनू ने बताया कि रास्ता बंद होने से स्थानीय व्यापारी भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाजार तक पहुंच बाधित होने के कारण व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान सपा प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में हुई आगलगी की घटनाओं में जली गेहूं की फसल का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया। नेताओं ने कहा कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें शीघ्र और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सिकेटिया चौराहे से गांव तक जाने वाला यह एकमात्र मुख्य मार्ग था और इसके बंद होने से पूरी आबादी अलग थलग पड़ गई है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लिया गया यह निर्णय क्षेत्र में गंभीर समस्या बन गया है। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी, डीआरएम और स्थानीय सांसद को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बाबूलाल यादव, बैजनाथ मास्टर, औसाफ अहमद, रजत वर्मा, इकबाल गोलू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। वहाँ मामला ये है कि सिकटिया गांव का एकमात्र रास्ता है जो सिकटिया चौराहे से गांव के भीतर पूर्व दिशा की तरफ जो जाता है, उस रास्ते को रेलवे प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के बंद करने का काम किया जा रहा है, जबकि उस रास्ते को हम लोग आज़ादी के पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, और वही एकमात्र रास्ता है गांव के भीतर आने जाने के लिए। कितनी आबादी होगी उसमें? गांव के भीतर की आबादी करीब 1 से 1,500 लोगों की है और उसी रास्ते के माध्यम से लोग आने जाने का काम करते हैं। कोई चरपहिया गाड़ी उसी रास्ते से जाता है और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से चरपहिया गाड़ी जा सके। अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या फायर इमरजेंसी, शादी विवाह, सुख दुख, तो उसी रास्ते का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। सिकटिया का जो रास्ते का विवाद का मामला है, आप देखे होंगे, अगर आप जाएंगे तो वहाँ करीब सैकड़ों परिवार रहता है और कम से कम हजारों की आबादी है वहाँ, और वहाँ के आने जाने के लोगों के लिए वही एकमात्र रास्ता है। आज़ादी के पहले से लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं। उस गांव में जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। रेलवे द्वारा कोई नोटिस भी दिया गया था? बिना नोटिस का, बिना किसी को संज्ञान में दिए रेल प्रशासन रास्ता रोक रही थी। गांव वालों ने विरोध किया, हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग पहुंचे। पुलिस प्रशासन के लोग बेवजह गांव वालों को भड़का रहे थे। हम लोगों ने कहा देखिए भाई, ये आने जाने का रास्ता है, बिना आप रास्ता दिए गांव वालों को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो रेल प्रशासन के भी लोगों ने माना इस बात को कि हाँ हम लोग रास्ता देंगे। हम लोग उसको लेके गांव के लोगों को भी लेके हम लोग गए थे एडीएम साहब के भी, एडीआरएम साहब से भी मिले। हम लोगों ने पत्रक दिया है, हम लोगों ने कहा कि लोगों को आने जाने का रास्ता दे दीजिए। उसके बाद रेल प्रशासन जो करना चाहे, अपना बाउंड्री करना चाहे सुंदरीकरण करना चाहे, गाँव के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रचार अभियान के तहत स्कूटी रैली निकाली गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रचार अभियान के अंतर्गत आयोजित स्कूटी रैली को कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस शाश्वत आदर्श का पुनर्स्थापना है जिसमें नारी को शक्ति, सृजन और संस्कार का मूल श्रोता माना गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाकर लोकतंत्र को अधिक समावेशी, सुदृढ़ और संवेदनशील बना रहा है। रैली के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कूटी रैली का प्रमुख उद्देश्य नारी सम्मान और अधिकारों के प्रति व्यापक जन जागरण करना है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के प्रति समानता, सुरक्षा और सम्मान की भावना विकसित हो। यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता के विकास का भी सशक्त माध्यम है। भाजपा की जिला महिला मोर्चा की कार्यालय प्रभारी सोनिया जैन बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस प्रकार की रैलियां समाज में सकारात्मक सोच का संचार करती है, रूढ़ियों को तोड़ती हैं और युवतियों एवं महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती हैं। जब नारी शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनती है तभी सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। रैली विश्वविद्यालय के मुख्य भवन से प्रारंभ होकर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट होते हुए पुनः मुख्य परिसर में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीलम गुप्ता, प्रोफेसर विदु त्रिवेदी, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, नोडल अधिकारी प्रोफेसर विद्या कुमारी चंदा सहित अनेक महिलाओं एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। यह आयोजन नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रेरणादायी प्रयास सिद्ध हुआ।
और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ।
और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मीरघाट त्रिपुरा भैरवी स्थित श्री शनि संसद नवग्रह मंदिर में दिव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन हुआ। 9 संवत्सर 2083 के नक्षत्र मंडल में इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति और मंत्री पद पर आसीन हुए मंगल के मनोनयन होने पर अति प्राचीन श्री शनि संसद नवग्रह मंदिर में दिव्य श्रृंगार एवं भंडारा हुआ। ऐसी मान्यता है कि विक्रम संवत के प्रत्येक वर्ष में नवग्रह देव मंडल से ही सृष्टि के सकुशल संचालन हेतु पूरे मंत्री परिषद का गठन होता है, जिससे मनुष्यों को शुद्ध सफल जीवन जीने के लिए प्रेरणा एवं शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत हर वर्ष नवग्रह मंडल से राजा मंत्री परिषद का गठन होता है, जो कि देवाधिदेव महादेव द्वारा पूर्व निश्चित किया गया है, जिसका प्रमाण समस्त ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में मिलता है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष श्री शनि संसद नवग्रह मंदिर में होने वाले राजा मंत्री का राजाभिषेक श्रृंगार की परंपरा चली आ रही है। श्री शनि मंदिर के इस स्थान पर स्थापना के विषय पर प्रकाश डालते हुए गुलशन कपूर ने बताया कि यह मंदिर श्री शनि देव जी के जन्म के बाद हुए घटनाक्रम से मेल खाता है। जब सूर्यदेव की पत्नी माता संध्या से सूर्यदेव का ताप बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी प्रतिरूप माता छाया को उत्पन्न कर सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर स्वयं तपस्या करने चली गई। यह गोपनीयता मात्र इन्हीं दोनों माताओं देवी संध्या एवं छाया के बीच रही। तदुपरांत माता छाया को सूर्य देव जी के संयोग से पुत्र रूप में श्री शनिदेव का जन्म हुआ, जो दिव्य ऊर्जा के साथ असाधारण शक्तियों के साथ दिव्य अलौकिक दृष्टि के लिए अवतरित हो चुके सूर्य लोक में। तब तक माता संध्या अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस आ गई थी और दोनों माताओं का भेद उजागर हो गया था, तो माता छाया एवं शनिदेव जी की उपेक्षा भी शुरू हो गई थी, जिससे शनिदेव काफी व्यथित एवं इतने गुस्सैल हो गए थे कि उनका अपने पर नियंत्रण नहीं रहता था। और एक प्रसंग यह भी आता है कि एक बार उन्होंने गुस्से में अपनी दिव्य दृष्टि के प्रकोप से अपने प्रिय सूर्यदेव को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी माता देवी छाया के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं आदर भी उनके अंदर भरपूर था। तभी सूर्यलोक से माता छाया के आदेश पर अपने आक्रोश पर नियंत्रण एवं अपने जन्म के उद्देश्य की सार्थकता हेतु काशी आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर उनके मंदिर से दक्षिण की ओर पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे और इनकी तपस्या से प्रसन्न होने पर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर शनिदेव को उनके जन्म का उद्देश्य बताते हुए उन्हें सृष्टि के समस्त जीवों को उनके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला कर्मफल दाता नियुक्त किया और अपने दिव्य दृष्टि पर नियंत्रण कर उचित प्रयोग की शक्ति प्रदान की और सृष्टि के सकुशल संचालन वाले ग्रह मंडल में शनिदेव को स्थान दिया। तभी से नवग्रह मंडल इस संसार का यहाँ के जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देना आरंभ किया। इस मंदिर में श्री शनिदेव जुड़वा हाथी पर सवार साकार रूप में विराजमान है, जो कि एक गोल लोहे धातु के ऊपर की तरह इकलौता प्राचीन प्रतिमा वाला मंदिर है, जो कि शनिदेव के पहले एक शिला के रूप में ही पूजा जाता था। अब नए नए स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित होने लगी हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक इनकी प्रतिमा नहीं थी। अकेले काशी में ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के निकट से दक्षिण और प्रतिमा स्वरूप भी यही प्राचीन प्रतिमा वाला मंदिर है, जहां आज श्री शिव परिवार के साथ शनिदेव नवग्रह संसद मंदिर है, जिनके दर्शन मात्र से शनि पीड़ा से मुक्ति एवं गजवाहन पर सवार होने के कारण वैभव लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है एवं संपूर्ण श्रद्धा के साथ एक दीपक जलाकर श्री शनिदेव जी से प्रार्थना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, शनि प्रकोप से रक्षा होती है। साथ ही गुलशन कपूर ने यह भी बताया कि शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शनि की 7.5 अढ़ैया या महादशा के प्रत्येक मनुष्य पर एक बार या किसी दीर्घायु लोगों पर 2 बार आती है। यह समय काल डरने या घबराने का नहीं होता है, अपितु हर मनुष्य को अपने अंदर झांकने एवं अपने सभी संबंधियों को परखने वाला समय चक्र होता है। शनिदेव बड़े ही दयालु, कृपालु एवं फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले होते हैं। जो मनुष्य सदाचार के साथ जीवन जिए तो उसे कभी शनि प्रकोप से डरना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म कर्म शुद्ध कर जीवन जीना चाहिए, जिससे नवग्रह मंडल देवों की विशेष कृपा सदैव प्राप्त होती है। यह मंदिर मीरघाट त्रिपुरा भैरवी क्षेत्र के रानी भवानी गली में स्थित है। घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी सविता नारायण ने गायन की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी वरिष्ठ कलाकार सविता नारायण ने गायन का शुभारंभ भजन से किया, जिसमें हो भोले महिमा तेरी अपार है, शिव पिता परमात्मा डिम डिम धीमी धीमी नटन शिवा, राम नाम घनश्याम नाम, ओ कान्हा अब तो मुरली एवं समापन लिंगाष्टकम से किया। भजन को मनोरम बनाने में संगत कलाकारों द्वारा अभूतपूर्व प्रस्तुति प्रस्तुत की गई, जिसमें तबले पर हर्ष यादव, संवादिनी पर सूर्यांश रमन, बांसुरी पर अभिषेक कुशवाहा की उपस्थिति रही। कलाकार को प्रमाण पत्र सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
अक्षय तृतीया पर श्री विश्वेश्वर के लिए शीतलता प्रदान हेतु फव्वारे की व्यवस्था की जाएगी। पवित्र अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में परंपरा अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दौरान श्री विश्वेश्वर के लिए शीतलता प्रदान करने हेतु फव्वारे की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। यह पावन फव्वारा सेवा का शुभारंभ सायंकालीन सप्तऋषि आरती के साथ किया जाएगा। यह व्यवस्था रक्षा बंधन तक प्रतिदिन निरंतर रूप से बाबा की सेवा में समर्पित रहेगा। मान्यता है कि ग्रीष्म ऋतु में यह फव्वारा श्री विश्वेश्वर को शीतलता प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक व्यवस्था ही नहीं अपितु समस्त काशी वासियों एवं श्रद्धालु भक्तों की गहन आस्था एवं भावनाओं का प्रतीक भी है। मंदिर प्रशासन ने समस्त श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस दिव्य व्यवस्था के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करें तथा परंपरा के संरक्षण में सहभागिता निभाएं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर के और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर्यंत रक्षाबंधन पर्यंत जल की धारा से अभिषेक अनवरत होता है। अक्षय तृतीया आगामी 20 अप्रैल 2026 को यह पर्व पड़ रहा है, पुण्य पर्व, जब भगवान को फव्वारा के माध्यम से प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक नित्य भगवान का अभिषेक जल के फव्वारा के माध्यम से होता रहेगा। और यह वर्षों से सनातन परंपरा ये चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी यह अक्षय तृतीया से भगवान को जल की धारा से अभिषेक प्रारंभ होगा, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रक्षाबंधन तक चलेगा। मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार 20 अप्रैल को भजन कीर्तन व छप्पन भोग के साथ किया जाएगा। काशी के प्राचीन तीर्थ चक्र पुष्करणी कुंड स्थित मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार आगामी 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रात्रि 9 बजे संपन्न होगा। इस अवसर पर रात्रि तक भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन 21 अप्रैल को मध्याह्न 12 बजे मां मणिकर्णिका देवी को छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए मणिकर्णिका कुंड में स्नान की व्यवस्था रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करने मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह प्राचीन कुंड मणिकर्णिका घाट पर स्थित है, जिसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना एवं स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। प्रधान पुरोहित मणिकर्णिका कुंड पंडित जयेंद्र नाथ दुबे बप्पू महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पुण्य अवसर का लाभ उठाएं। 20 तारीख को अक्षय तृतीया का पूजन होगा, माँ का भव्य श्रृंगार होगा यहाँ पे, और 21 तारीख को दूसरे दिन मध्याह्न में ही यहाँ पे भोग आरती और माँ को जो भी नैवेद्य पुष्प अर्चन किया जाएगा। कहा गया मध्याह्न मणिकर्णिका स्नान हरिहरऊ सायुज्य मुक्ति पदो। यहाँ पे मेन जो पावर है वो मध्याह्न काल का है, 12 से 2 की अवधि को मध्याह्न मुहूर्त कहते हैं। तो मध्याह्न में इनका उत्तर पूजन होगा, उसके बाद स्नान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कुंड काफी महाराज जी, क्योंकि ये भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा स्थापित है। सतीश के अनादि काल में नारायण ने यहाँ पे 1500 साल तक अपने पैर पे मतलब उग्र तपस्या किया, उनके पसीने से ये चक्र पुष्करणी कुंड की स्थापना हुई। इसमें सबसे पहला स्थान शंकर और पार्वती जी ने किया। शंकर भगवान का कुंडल और पार्वती का मणि ऋषि में गिरा है और कहा गया कि काशी धन कमा विमुक्त नगरी शाल इंकिता गम गया सप्तरी मणिकर्णिका सुतरी मुक्ति वह किंग करी। मुक्ति जो है वहाँ पे मणिकर्णिका की नौकरानी है, काशी है, और मोक्ष जो है देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली मां मणिकर्णिका यहाँ विराजमान है। कहा गया जासु आज्ञा शंकर अविनाशी। काशी बंधन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी कृष्टि घोषाल द्वारा कथक नृत्य की भव्य प्रस्तुति हुई। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडल आयुक्त एसराज लिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले काशी बंधन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी कृष्टि घोषाल का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तत्पश्चात दरबार प्रस्तुत किया। इसके उपरांत भाव नृत्य के अंतर्गत 3 ताल में निबंध बंदिश प्रभुदाता सावंते पर एक भावपूर्ण प्रस्तुति दी और अंत में पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत राग केदार में 3 ताल में निबद्ध तराना प्रस्तुत कर वहां बैठे दर्शकों से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी।
कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।